नमस्कार मित्रों। आज मैं मौर्यकालीन भारत के इतिहास पर कुछ तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा, अपना कुछ विचार भी रखूंगा। प्राचीन कालीन इतिहास को देखें तो मौर्य काल को महानतम माना जाता है, माना जाना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं, सभी एकमत हैं कि अशोक प्राचीन काल के महानतम शासक थे। तो स्वाभाविक है मौर्य वंश का शासन जो है वो महान की श्रेणी में मौर्यकालीन इतिहास आएंगे। लेकिन विद्वानों का हाल देखिए कि इतिहासकारों के बीच लंबे काल से माथापच्ची इस बात पर होती आ रही है कि मौर्य वंश वाले किस जाति या वर्ण के। यही एक विशेषता हमारे देश में है, जातिवादी सोच। जहां भी कोई शासक महान हुआ, जहां भी कोई शासक बहुत महत्वपूर्ण हुआ, तो उसकी जाति की खोज की जाने लगती है। पूरा ध्यान दिया जाता है कि किस जाति के थे। कभी कभी तो जानबूझ के विभिन्न लेखक, विभिन्न इतिहासकार उसे अपने अपने जाति का बताना भी शुरू कर देते हैं। तो ये सब इतिहास लेखन की एक कमजोरियां हैं। लेकिन पहले यहाँ हम भी ये देख लें कि सामान्यतः मौर्यों को किस जाति या वर्ण का माना गया है। तो ऐतिहासिक स्रोत अगर देखें तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण साहित्य सब हैं, उन सब में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है स्पष्ट रूप से। और चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के जीवन के बारे में जो विवरण भी मिलते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो चरवाहा, गरीब चरवाहा समुदाय से थे। जो आरंभिक जीवनी चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग पढ़ते हैं तो वो इसी प्रकार की है। इस संदर्भ में कुछ विद्वान ये तर्क देते भी हैं कि उसकी मां का नाम था मुरा और वो नंद राजाओं की दासी थी पाटलिपुत्र में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। तो इससे भी लोग लेते हैं कि वो शूद्र थे। लेकिन बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो है, लगभग सभी प्राचीन काल से जुड़े हुए, उन सभी में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। बौद्ध साहित्यों में स्पष्ट रूप से अशोक को क्षत्रिय, दिव्यावदान में मिलेगा स्पष्ट रूप से कि बिंदुसार को क्षत्रिय, इस तरह से संबोधित किया गया है। तो एक दूसरी विचारधारा इस तरह से आ जाती है कि वो क्षत्रिय थे। अब आधुनिक इतिहासकारों को लेकर हम चलें तो महान इतिहासकार रामशरण शर्मा वे लिखते हैं कि मौर्य संभवतः वैश्य थे। अब वैश्य थे यह किस प्राचीन कालीन स्रोतों के आधार पर वे लिखते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से संबंधित जितने भी धर्म साहित्य हैं भारत में या धर्मेतर साहित्य भी हैं भारत में, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किसी में शूद्र तो किसी में क्षत्रिय, यहाँ तक कि किसी किसी में ब्राह्मण भी कहा गया है। लेकिन वैश्य, जहां तक मेरी जानकारी है, प्राचीन कालीन किसी भी धार्मिक स्रोत में उसे नहीं बताया। हाँ, यवन लेखक सब जो है, वही मेगास्थनीज को हम छोड़ दें, मेगास्थनीज के अलावे जो बाद वाले यवन लेखक सब है, यूनानी लेखक, वे लोग लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि वे हम्बल ओरिजिन का था, यानी साधारण कुल का था। तो शायद इसी से ये लोग लिए हों, लेकिन साधारण कुल का ये मतलब तो नहीं होता है कि वो वैश्य होंगे। और फिर खुद प्रोफेसर रामशरण शर्मा, एक बड़े इतिहासकार रामशरण शर्मा, खुद भी संतुष्ट नहीं है। तभी तो वे लिखते हैं अपने ग्रंथों में संभवतः वैश्य थे। वे स्पष्ट नहीं करते हैं, पूरे विश्वास के साथ नहीं लिखते हैं कि मौर्य सब वैश्य थे। इसी प्रकार इतिहासकार रोमिला थापर
वो भी बताती हैं कि मौर्य वंश वाले जो थे वो वैश्य थे, जिसमें वे एक यवन शोध का हवाला तो देती ही हैं और दूसरा ये भी कहती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रदर इन लॉ, उसका साला जो था वैश्य पुष्यगुप्त था, जिसने सौराष्ट्र में जब सुदर्शन झील पर बांध बंद रहे थे तो वहां का वही गवर्नर था, वैश्य पुष्यगुप्त। उसके नाम के पहले जो वैश्य लगा हुआ है, इससे वे जोड़ते हैं कि चंद्रगुप्त भी वैश्य होंगे। लेकिन यहां ये लिंक का कोई तर्क समझ में नहीं आता कि साला अगर वैश्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी वैश्य होगा। राजा की शादी विभिन्न जातियों में होती थी, ऐसा नहीं होता था कि राजा की शादी जो उसकी जाति है उसी जाति में हो। ऐसे कई उदाहरण लेंगे कि ब्राह्मण शासक क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय शासक ब्राह्मण पत्नी, इस तरह के उदाहरण हैं। क्षत्रिय शासक वैश्य पत्नी, बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो जो भी हो, लेकिन इसी परंपरा में आजकल बहुत से विद्वान यही मानने लगे हैं कि मौर्य वंश के शासक जो थे वे संभवतः वैश्य थे। इस पर बहुत लंबी बहस करने की आवश्यकता फिर नहीं। आजकल यही धारणा जो है संभवतः वैश्य थे वो ज्यादा पॉपुलर है धारणा। अब मौर्य वंश जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 322-21 ईस्वी में मौर्य वंश के शासन की स्थापना। तो ये मौर्य वंश के ओरिजिन के बारे में जो ध्यान दिया जाता है, इस संदर्भ में एक सामान्य राय है कि ये सब पिपली वन के मौर्य कुल के थे। पिपली वन उत्तर प्रदेश में मौर्य कुल का एक गणतंत्रात्मक जनपद वो होता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, पिपली वन के मौर्य। और ये सब उसी मौर्य कुल से थे, जिस कारण इन लोग का टाइटल जो है, उपाधि जो है, वह मौर्य पड़ा। हालांकि कुछ विद्वानों की राय है कि चंद्रगुप्ता की माता मुरा थी, उससे मौर्य पड़ा, जो सही नहीं लगता। अब ये धारणा, ये परिकल्पना की जाती है कि हो सकता है ये लोग क्षत्रिय हों, पिपली वन के मौर्य राजकुल, जिनकी स्थिति बाद में खराब हो गई हो और मजबूरी में उन्हें दूसरे पेशा अपनाने पड़े हों। जैसा मिलता भी है कि चंद्रगुप्त के पूर्वज सब जो थे वे मयूर पालक थे, यानी मोर को पालते थे। इस प्रकार से प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब आपद धर्म हो, विपत्ति का काल हो, तो उस समय उच्च जाति जो होती थी वो भी निम्न जाति का पेशा अपना लेती थी। तो संभवतः ये लोग क्षत्रिय होंगे, लेकिन आपद काल आ गई होगी, विपत्ति के दौर आ गए होंगे, तो इन्हें मयूर पालन सबका व्यवसाय अपनाना पड़ा होगा। और स्थिति इतनी खराब हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी उसे पाटलिपुत्र में दासी का काम करना पड़ा। तो वैश्य हो सकते हैं या शूद्र हो सकते हैं। अगर ये लोग कोई दूसरा व्यवसाय अपनाए तो व्यवसाय के आधार पर एक अलग धारणा हो सकती है, जन्म के आधार पर एक अलग धारणा हो सकती है। और ऐसा प्राचीन काल में अक्सर हाँ होता रहा, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी वैश्य का व्यवसाय अपनाया है। जो भी हो, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में जो कहानी है वो सुविदित है, प्राय सभी जानते हैं वो कहानी। हम कहानी ही कहेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण पूर्ण रूपेण है नहीं, वो सब कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब एक खेल खेल रहे थे, जिसको आजकल की भाषा में कह सकते हैं चोर सिपाही का खेल। उस खेल का नाम था राजकीलम। बचपन में तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने चंद्रगुप्त को खरीद लिया। किससे खरीदा? तो उसके जो पालक थे चरवाहा एक, उससे। क्योंकि चंद्रगुप्त की माता जो थी वे बच्चे को पालने में असमर्थ थी, तो उसने एक चरवाहा को उसे सौंप दिया था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में एक चरवाहा थे, ये तो स्पष्ट है। और ये बहुत बड़ा आधार है ब्राह्मण ग्रंथों में कि उन्हें शूद्र माना गया है। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई। बड़ा होने पर उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दिलवाई गई। अब चाणक्य ने ऐसा क्यों किया, तो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मिलेगी विवरण कि चाणक्य जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके थे, नंद वंश के अंतिम राजा धननंद के दरबार में दान विभाग के मंत्री हुआ करते थे। ये ध्यान रखना है कि चाणक्य या कौटिल्य सबसे पहले मंत्री बने हैं धननंद के, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के। और वे दान विभाग के मंत्री थे, जो बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन चाणक्य का किसी मुद्दे पर मतभेद हो गए धनानंद से, क्योंकि कहा जाता है कि धनानंद बहुत ही कंजूस था और बहुत ज्यादा दान दक्षिणा में उसकी रुचि नहीं थी। बहुत से धन को उसने छिपा के रख दिए थे। और उस मतभेद की वजह से चाणक्य को धननंद ने दरबार से निकाल दिया, गिरफ्तार भी कर लिया, जेल में भी डाल दिया। परंतु चाणक्य ने निर्ग्रंथ का वेश बना करके, निर्ग्रंथ नहीं, आजीवक सन्यासी का वेश बना करके वो किसी तरह से जेल से भागने में सफल हुए। और तभी से उनकी योजना बनने लगी चाणक्य की नंद वंश को उखाड़ फेंकने की, जिसके लिए वो एक नायक की तलाश में थे। अब कुछ विद्वान जो जातीय दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास लिखते हैं, वो एक मनगढ़ंत बातें सब जोड़ देते हैं कि चाणक्य ब्राह्मण थे, उनका लक्ष्य था शूद्र नंद वंश को उखाड़ फेंकना, इसलिए उन्होंने ये प्रयोजन किया। अब अगर चाणक्य को शूद्रों से इतनी ही घृणा होती, नफरत होती, तो फिर वो धनानंद के मंत्री क्यों होते? तो धनानंद के मंत्री होते ही नहीं। इस पर विचार करना चाहिए। और फिर ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा मिलता है कि चंद्रगुप्त शूद्र थे, तो फिर क्यों कौटिल्य या चाणक्य एक शूद्र को परचेज करते, शिक्षा दीक्षा दिलाते, उसे अपना हीरो बनाने का प्रयास करते? तो जातिवाद ने किस तरह से इतिहास को ग्रस्त कर दिया है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आजकल जो चर्चा चल रही है कि इतिहास लेखन को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वो गलत नहीं है। अंग्रेज इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने बड़े विचित्र तरीकों से इतिहास को तोड़ा और उड़ा। और ब्राह्मण वर्सेस दलित, ब्राह्मण वर्सेस शूद्र, ऐसे नंद और चाणक्य के बीच दिखाने का प्रयास किया है। तो ये सब कहानी बहुत बाद की लिखी गई है। इन सब का समकालीन सोच सब में कोई जिक्र भी हमें नहीं मिलता। मुद्दा ये जरूर होगा कि मंत्री हैं, राजा मंत्री में हमेशा मतभेद होते रहते हैं। दोनों में मतभेद हो गए और चाणक्य ने इस प्रकार से कसम खा ली कि वो नंद वंश को उखाड़ फेंकेगा। और इस क्रम में चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चरवाहा था, राजकीय खेल खेल रहा था, उसमें वो राजा की भूमिका निभा रहा था, कि ये आगे चल करके मेरे मकसद को पूरा कर सकता है। और इसीलिए चाणक्य ने एक निर्देशक की भूमिका निभाई और एक सुपरस्टार चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने का उसने प्रयास आरंभ किया और सफल भी हुआ। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य तक्षशिला में थे, उसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर का, अलक्षेंद्र का। भारतीय साहित्य में सिकंदर को अलक्षेंद्र कहा गया, अलेक्जेंडर को। और सिकंदर के जो आक्रमण हुए, उसमें तक्षशिला का शासक आम भी बुरी तरह परास्त तो हुआ ही, निर्लजता पूर्वक उसने समर्पण भी कर दिए और सिकंदर के अन्य अभियानों में उसने साथ भी दिया, जो चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बुरा लगा। हालांकि सिकंदर
भारत में बहुत सफल नहीं हुआ। लगभग वो 18-19 महीने भारत में रहा। 326 ईसा पूर्व के आसपास वो भारत में आया था, आक्रमण किया था। तो मुश्किल से वो 18-19 महीने में ब्यास नदी तक ही पहुंच पाया, और उसमें भी कई बार उसे लोहे के चने चबाने पड़े। जनजातियों सब ने जो विरोध किया सिकंदर का, जो सिकंदर विश्व विजेता पूरा मध्य एशिया जीत के आया था, यूरोप को लगभग जीत चुका था, अफ्रीका जीत चुका था, उसे भारत में लोहे के चने चबाने पड़े। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि 18-19 महीने में वो पंजाब तक ही सीमित रह पाया, ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। और उसी क्रम में हाइडेस्पिज नदी, जिसका मतलब हाइडेस्पिज यूनानी शब्द है, जिसका मतलब झेलम नदी से लिया जाता है। तो झेलम नदी के किनारे एक युद्ध में राजा पोरस के साथ उसके भयानक संघर्ष हुए, जिसमें यवन लेखक तो यही मानते हैं कि पोरस पराजित हुआ। लेकिन वो इतना बहादुर था कि सिकंदर ने भी उसकी बहादुरी की कद्र की, उसे अपना सहयोगी बनाना चाहा, उसे उसका राज्य वापस कर दिया। और कहा जाता है कि सिकंदर मगध पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया, और इस प्रकार वो वापस चला गया। इतनी मनगढ़ंत बातें हैं ये सब। जो सिकंदर, जिसकी सेना पूरे लगभग विश्व पर विजय प्राप्त करते आ रही थी, वो अचानक सेना पीछे लौटने के लिए दुराग्रह कर बैठी, और सिकंदर मान भी लिया। ऐसी बात नहीं थी। सिकंदर ने 18-19 महीने में ही अनुभव कर लिया कि भारत के सीमा पर के जो कबायली राज्य सब हैं, वो तो उसे इतने कठिनाई प्रस्तुत कर रहे हैं। पोरस ने उसके छक्के छुड़ा दिए, और मगध के बारे में उसको जानकारी मिली कि मगध के पास बहुत बड़ी सेना है, उसको जीतना इतना आसान नहीं है। इसीलिए सिकंदर वापस चला गया। चूंकि भारतीय इतिहासकार उस समय इतिहास नहीं लिखा करते थे, यवन लिखते थे, तो यवनों के स्रोत पर हम लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। घटनाओं को देखते हुए भी विश्लेषण होना चाहिए, ना कि बस जो लिखा हुआ है उसको मान लिया गया, उसको पढ़ लिया गया। ऐसा तो सिकंदर मगध पर आक्रमण नहीं किया, वो तो ब्यास नदी तक मुश्किल से पहुंचा, और जो साम्राज्य छोटे मोटे उसने बनाए थे, भारत में जीते थे, उसे अपने गवर्नर को सौंप करके वापस वो फिर चला। और उसके बाद फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने योजना बना के, कबायलियों की सेना बना के, जनजातीय राज्यों सबको आपस में मिला के यवनों के खिलाफ विद्रोह किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी था, जिसने विदेशी यवनों को भारत से भगाने का प्रयास किया। बात बहुत हद तक सही है कि चंद्रगुप्त ने, उसके पास कोई सेना तो थी नहीं, चाणक्य ने, उनके पास कोई सेना तो थी नहीं, इन लोगों ने स्थानीय लोगों को मिला करके जनता की सेना बना करके, जनजातियों की सेना बना करके। तो यहां भी आप समझ सकते हैं चाणक्य का दृष्टिकोण। वो जाति वर्ण वगैरह नहीं देखते थे, जो भी सैनिक क्षमता के योग्य है सभी को सेना में शामिल। अर्थशास्त्र में ये लिखा हुआ भी है कि योग्य व्यक्ति को सैनिक सेवा में लेना चाहिए, जाति की चर्चा नहीं है कि क्षत्रिय को ही सेना में लेना चाहिए। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे यवनों के प्रभाव को पश्चिमोत्तर भारत से खत्म किया और अपना नियंत्रण कायम कर लिया। और उसके बाद चाणक्य की योजना के तहत मगध पर आक्रमण किया गया और भीषण युद्ध हुए। एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, उस मिलिंद पन्हो में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच हुए भीषण युद्ध की चर्चा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मिलिंद पन्हो बहुत बाद में लिखी गई, लेकिन उस समय तक ये युद्ध उतना जीवंत था उस समय के लोगों में, उसकी चर्चा मिलिंद पन्हो में हमें मिलती है। और भारी संघर्ष के बाद अंततः
धननंद राजधानी छोड़ के भाग गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 या 321 ईसा पूर्व 322-321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और यहीं से नंद वंश का शासन समाप्त और मौर्य वंश का शासन आरंभ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर कब्जा किए हैं पाटलिपुत्रा पर, तो उस समय तक पंजाब तक के प्रदेश जो थे पश्चिमोत्तर में वो उनके साम्राज्य में शामिल थे। और ऐसे फिर कोई साहित्य हमें नहीं मिलते हैं या अभिलेख जिसमें क्रमशः चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान की चर्चा हो या उनके सीमा के बारे में हमें वर्णन लगे। लेकिन कुछ स्रोत हैं जिसके आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है उनकी उपलब्धियों के बारे में। अब जैसे गिरिनार या जूनागढ़ गुजरात में है, तो गिरिनार में एक रुद्रदामन, मैंने पहले भी चर्चा किया था उसका, कि उसके अभिलेख मिले हैं, स्तंभ शिलालेख हैं रुद्रदामन के, जिसमें ये चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण किया गया था। यानी उस समय तक ये चर्चा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तो इससे लग रहा है कि पश्चिम भारत के क्षेत्र जो थे गुजरात वगैरह, वे सब चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में होने चाहिए, एक अप्रत्यक्ष स्रोत के तहत अगर देखें। और ये सब इलाके अशोक के कब्जे में भी थे, तो ये भी एक हो सकता है। और अशोक ने गुजरात विजय की, इसकी तो कोई चर्चा नहीं मिलती। इसी प्रकार देखें हम लोग तो बंगाल में, बंग में सिक्के सब मिलते हैं कुछ, जिसको कुछ विद्वान मानते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के होने चाहिए। और एक ताम्रपत्र अभिलेख भी मिला है जिस पर नाम तो नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन माना जाता है कि उन्हीं के हैं संकेत के आधार पर। तो बंग पर अधिकार मान लेने चाहिए। और फिर दक्षिण में देखें इसी प्रकार, तो मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार को माना जा सकता है। और हमें मिलता भी है कि अंतिम समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनियों के साथ मैसूर में ही गुजारे थे। वहीं सल्लेखन की विधि से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो मैसूर तक के प्रदेश को हम ले सकते हैं। और यवन स्रोत को फिर देखें हम लोग, तो उस आधार पर, चूंकि यवन लोग इतिहास लिखते थे, नो डाउट, इसमें भारतीय थोड़े पिछड़े तो थे ही उस समय, वे सिस्टमैटिक इतिहास नहीं लिखते थे यवनों के जैसा। तो यवन स्रोतों से फिर ये मिलता है कि लगभग 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने फिर से सिकंदर के क्षेत्र को पाने के लिए प्रयास किए। भारतीय क्षेत्र जो सिकंदर ने जीते थे, सेल्यूकस उसे अपना समझता था और उसको पाने के लिए वो प्रयास किया। लेकिन चंद्रगुप्त के साथ जो युद्ध हुए सेल्यूकस के, उसमें यूनानी तो बड़े मजे से फिर छिपा लेते हैं। ये नहीं दिखाते हैं कि सेल्यूकस की बुरी तरह पराजय हुई, ये बस इतना ही बताते हैं। एप्पियानस एक यूनानी लेखक है, एप्पियानस, और एप्पियानस इतना ही बताता है कि दोनों में युद्ध हुआ और फिर संधि हो गई। ऐसा नहीं बताता है कि सेल्यूकस की बुरी तरह पराजय हुई। और भारतीय साहित्य में भी उस काल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन फिर यहां भी जो दोनों के बीच संधि हुई, वो संधि के स्वरूप को अगर हम देखें तो स्पष्ट लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुए। कैसे? तो सेल्यूकस ने संधि के तहत 4 बड़े प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिया सेल्यूकस को। सेल्यूकस ने अपनी बेटी या बहन हेलेन का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। ये संधि का जो स्वरूप लग रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, क्योंकि 4 प्रांत उसे मिले। और वो चारों प्रांत कौन? जो पहले भारत के कब्जे में इसके पहले कभी नहीं थे। उसमें जो 4 प्रांत के उल्लेख मिलते हैं,
यवन नाम के आधार पर देखें तो उसमें एक है एरिया, जो आजकल अफगानिस्तान का हेरात है, हिरात या हेरात। दूसरा है अराकोशिया, जो आजकल फिर अफगानिस्तान का ही कांधार है। तीसरा है जेड्रोसिया, जो कि बलूचिस्तान या मकरान से जिसकी पहचान की गई है, जो अभी पाकिस्तान में है। और चौथा है परिपेमिस देई, जिसकी पहचान काबुल से की गई है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान में काबुल कांधार तक फैल जाता है। तो क्या इससे सिद्ध नहीं होता है कि सेल्यूकस की बुरी तरह पराजय हुई? यवन कन्या के साथ विवाह हुआ और वो विवाह का सिलसिला आगे भी चलता रहा। आपको शायद मालूम ही हो बहुत लोगों को कि बिंदुसार की भी एक रानी यवन थी और यवनों के साथ बहुत अच्छे संबंध लंबे काल तक यवन ईरानियों के साथ मौर्यों के बने रहे। तो चंद्रगुप्त यवनों को तो बाहर से किया ही, उसने यवन प्रदेशों पर भी अधिकार किए, यही उसकी महानता थी। ठीक है, उसे चाणक्य जैसे निर्देशक मिले, पथ प्रदर्शक मिले, लेकिन इससे चंद्रगुप्त की बहादुरी, चंद्रगुप्त की महानता तो इससे कम नहीं होती है। एक चरवाहा से इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी का पद पाना बहुत बड़ी बात है। राधा कुंद मुखर्जी इतिहासकार, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर एक पुस्तक भी लिखे हैं और बड़े विस्तार से उपलब्धियों का वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन अन्य इतिहासकारों ने हमेशा सदैव चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना में अशोक की महानता का ही गुणगान किया है। जहां तक मेरा विचार है कि सचमुच अगर देखें तो मौर्य काल का ही नहीं, पूरे प्राचीन भारत का सबसे महानतम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य बनाए उसमें कोई खास वृद्धि उनके बाद वाले शासक नहीं कर पाए। वही बड़े साम्राज्य की सुरक्षा ये लोग करते हैं। जैसे आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके मृत्यु नहीं कहें, हाँ मृत्यु 297 उसी वर्ष उन्होंने छोड़ा, त्याग किया राजगद्दी, और 297 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई, निर्वाण हुए पाए। और उसके पश्चात बिंदुसार, उनका बेटा, वो शासक बना। बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ चर्चा नहीं मिलते हैं हमें स्रोतों में। एक तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं, 16वीं शताब्दी के तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ, कि उसे 2 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। यानी हम मान सकते हैं एक अरब सागर तो दूसरा बंगाल की खाड़ी, उसके बीच के भूमि का स्वामी। तो ये एरिया तो पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में थे ही। बिंदुसार के कोई नए विजय अभियान की चर्चा हमें नहीं मिलती है, बल्कि बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम दौर में तक्षशिला में एक विद्रोह का ही उल्लेख मिलता है। और उस समय तक्षशिला का गवर्नर, जब विद्रोह हुआ था, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। लेकिन सुसीम विद्रोह नहीं दबा सका, भाग चला, या चंद्रगुप्ता ने उसे बुला लिया और फिर अशोक को तक्षशिला का गवर्नर या प्रांतपति बना के भेजा गया। बड़ा ध्यान रखना है इस पर कि जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय सुसीम था गवर्नर, और उस समय अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। बल्कि एक महान इतिहासकार भी यहां पर भूल करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो वो लिखते हैं कि उस समय तक्षशिला का गवर्नर अशोक था जब वहां विद्रोह हुआ। ऐसी बात नहीं थी। सुसीम से विद्रोह जब नहीं संभल पा रहे थे तो उज्जैन के गवर्नर अशोक को भेजा गया तक्षशिला, और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। इससे अशोक की बहादुरी, उसकी महानता, ये सब सामने आती है। तो बिंदुसार ने 1 इंच भूमि भी नहीं बढ़ाया। हालांकि बिंदुसार की उपलब्धि ये तो है
कि अपने पिता द्वारा निर्मित बृहद साम्राज्य को उसने बचा करके रखा। और जैसे चंद्रगुप्त ने यवनों के साथ युद्ध के बाद भी मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास किया, तो बिंदुसार ने भी वो किया, बिंदुसार ने भी वो किया, इतना तो माना जाएगा। जैसे एक विवरण आता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए और उनसे कुछ सूखे फल, मेवा, नर्तकियां और दार्शनिक भेजने को कहा। इस पर सीरिया के शासक एंटियोकस ने कहा कि बाकी चीज तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन दार्शनिक को हम लोग एक्सपोर्ट निर्यात नहीं करते। मजेदार बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वो दार्शनिक की मांग की जा रही है और वहाँ कहा जा रहा है कि हम लोग दार्शनिक तो नहीं भेजते हैं। तो ये एक विवरण है। वैसे बिंदुसार आजीवक धर्म को अपना लिए थे और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही बहुत ही उदारवादी धार्मिक विचारधारा के थे। ये सब बातें तो हैं स्पष्ट, लेकिन साम्राज्य विस्तार उनके काल में नहीं हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य विस्तार किया वो वहीं तक रहा। उसके बाद फिर अशोक ने बढ़ाए हैं। हम लोग अगले लेक्चर में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।